रूही सिर्फ 5 महीने की थी जब उसे निमोनिया हुआ और उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे। जब जांच कराई तो पता चला रूही के छोटे से दिल में एक बड़ा सा छेद है। पैसे ना होने के कारण उसके माँ बाप उसकी सर्जरी नहीं करा पा रहे थे। तभी उन्हें पता चला सर्वोदय हॉस्पिटल की एक स्कीम नन्ही धड़कन के बारे में, जिसमें हॉस्पिटल फ्री हार्ट सर्जरीज कराता है। आज 2 साल बाद सर्जरी कराकर रूही से एक बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही है। आपका बी द चेंज पॉडकास्ट भी इस मुहिम का हिस्सा बना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें रूही जैसे बच्चे जिनको फ्री हार्ट सर्जरीज रिक्वायर्ड है, उन्हें ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें। अगर आप इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस रील को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। अपने इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं इंटरनेशनली 2030 में जो लग्जरी होगी वो फिटनेस होगी। सब चीजें अर्थहीन हैं अगर आपके पास एक अच्छी काया नहीं है, क्योंकि माया का भोग भी आप कहाँ से करेंगे। कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है? मोटिवेशन एक किक स्टार्ट हो सकता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उस काम को आप सफलतापूर्वक करेंगे इसके लिए आपके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी पे एक आपका 24 मिनट फिटनेस अच्छा रूल है। अगर आप आधा घंटा नहीं तो 24 घंटे में 24 मिनट, अरे यार 1 घंटा 1 मिनट अपने शरीर को तो दे दो। यूपीएससी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा, क्या आपने उसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग या कैसे पढ़ाई? किसी के पढ़ाने से मैं आईएएस नहीं बनने वाला हूँ, अपना खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तो अपना खुद सेल्फ स्टडी की। फिर अगर आप स्ट्रगल देख लेते हैं अपने जीवन में ना, संघर्ष देख लेते हैं, तो फिर आगे आने वाले समय में जो है ना आप बहुत अच्छे न्याय करने वाले बन सकते हैं। कि जिनको लाइफ में खोने के लिए कुछ नहीं है वही तो कुछ पाना चाहेंगे। सभी पेरेंट्स में जनरल ये सवाल होता है कि बच्चों में फायर नहीं है। मैं एक प्रश्न सभी माता पिता से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चे को टाइम कितना दिया, आपने अपने बच्चे को संस्कार कितना दिया, आपने अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा कितनी दी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक नए चेंज मेकर को लेकर। दोस्तों, आपने इनको सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसकी एक जीती जागती मिसाल हैं आईआरएस नरेंद्र यादव। आईआरएस नरेंद्र यादव ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर किया, बहुत ही एवरेज परसेंटेज 10th और 12th में आने के बाद, और बहुत सारे लाखों बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि नंबर के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। नंबर आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करते, आपकी मेहनत आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करती है। और पहले आईआरएस अधिकारी बने फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर आईआरएस नरेंद्र यादव का वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस जो भी आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं उसके साथ ये फिटनेस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? नहीं, कॉम्बिनेशन क्या, फिटनेस तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है राज भाई। तो जैसे मैं पहले से ही खेल कूद में था, नौकरी सर, मैंने बहुत से अधिकारी आसपास देखे हैं, आईएएस भी, आईपीएस भी, तो मैंने ये वाले स्ट्रक्चर में और उतनी फिटनेस में, अभी आप मुझे बता रहे थे मैं सुबह भी 22 किलोमीटर भाग के आया हूँ, तो ये जुनून, ये जज्बा कहाँ से आया? नहीं, मैं हमेशा मानता हूँ कि देखिए जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे ही अपनी जो शरीर है, अगर अपनी आप बॉडी को देखेंगे तो 2 पक्ष हैं। एक आपका जो बाहरी जो दिखता है, एक मानसिक जो दिखता नहीं है जी। तो जो कहते हैं ना, सिक्के अगर दोनों पहलू बराबर नहीं है तो अनइवन हो जाती हैं चीज़ें। आपका थोड़ा भी फिटनेस आपकी ख़राब होती है तो बाहर वालों को दिख जाती है, आपको दिख जाती है कि भाई चर्बी चढ़ गई है, पेट निकल गया है। लेकिन जो मन की चीज़ें होती हैं ना वो किसी को दिखती नहीं है, अनलेस अनटिल आप बहुत परेशान हैं, किसी को पता नहीं चलता जब तक आप जाके किसी को कंसल्ट ना करें। तो मैं ये जब अपनी जब कोई चीज़ मन की बात होती है ना, जैसे आप सोचो कि आपने बोला उन्हें 22 किलोमीटर दौड़ा कहाँ से, किया कैसे, तो मैं मन में एक चीज़ बहुत क्लियर रखता हूँ, बहुत क्लैरिटी है कि भाई अगर फिटनेस चाहिए तो ये चीज़ करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप अपनी शरीर को, जैसे आप अगर पुरातन समय में चलिए तो जो हमारे पूर्वज थे क्या करते थे, वो दिन भर जो है ना काम करते थे। हाँ, मतलब उनके पास किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं थी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता था। जी। तभी वो इतने तगड़े तगड़े आप देखेंगे तो जो हम लोग जो पोएट्री देखते हैं, जो पिक्चर बनती है, उसमें बहुत तगड़े दिखाए जाते हैं। इसीलिए क्योंकि उनको शारीरिक श्रम बहुत करना पड़ता था। ये शरीर है ना, एक मशीन है, मशीन थी नहीं ना असिस्ट करने के लिए, और सब ये कुछ शरीर भी मशीन ही है। अगर आप जी। इस मशीन को अच्छे से यूज नहीं करेंगे ना तो जंग लग जाएगी। तो मैं यही मानता हूँ भैया, अपने शरीर को सही रखना है, मन से मजबूत रहो, जो मर्जी करना है इसको फिट रखने के लिए वो करना ही करना है, तो करना पड़ेगा। आप ये बताओ नरेंद्र भाई, आप बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे अपने स्कूलिंग टाइम पे, और फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। इसके पीछे का कोई कड़ी है, कोई चाबी है, क्या है? बस अपनी बच्चों को जो बताओ। क्लैरिटी, मैं जब कहते नहीं है कि आजकल क्या होता है कि लोग अपनी क्षमता को ही नहीं पहचान पाते। जैसे पहले नहीं था, पहले हनुमान जी की अगर हम बात करें तो उनको उनकी ताकत को याद दिलाना पड़ता था कि आप कितने ताकतवर हैं। लोग आजकल क्या होता है ना, कोई याद दिलाए तब भी याद नहीं करते कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, क्षमता ही नहीं अपनी पहचान पा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बहुत कैपेबल हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, कोई बच्चा हो, असरते आप अपने ऊपर पहले बिलीव तो करो कि आप कुछ कर सकते हो। नंबर वंबर चलिए मैं नहीं पढ़ता था, नहीं आते थे, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं यार मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वो बिलीव मेरे को आप नहीं दिला सकते हैं या कोई और नहीं दिला सकता, मुझे ही अपने ऊपर वो भरोसा करना पड़ेगा। तो वो राज भाई क्या है कि जब आगे मैं गया, जब मैं समझा कि भाई ये पूरा इकोसिस्टम है यूपीएससी का, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ होगा, तो फिर वही है कि भाई मानसिक रूप से मैं अपना बस ये करना है तो करना वाली बात है। एक बार सिस्टम बना दिया, पढ़ना है, फिर पढ़ा, और ऐसे पढ़ता था कि सुबह जो है ना सूरज जब निकल जाता था उसको देख के नमस्ते करके सोता था, आराम से रात भर अपना सुकून से पढ़ता था शांति में। रात में पढ़ने वालों की मुझे लगता है कि ज़्यादा आउटपुट नहीं आती। क्रिएटिविटी जो है ना, जब आपके आसपास का जो माहौल शांत होता है ना तो आपका फोकस अच्छा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। ये डिफर कर सकती हैं चीज़ें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रात में जो है ना डिस्ट्रैक्शन कम होती है। डिस्ट्रैक्शन जीरो होती है, कोई नहीं, सब सो रहे होते हैं। आज डिस्ट्रैक्शन एक नई आ गई ना, फ़ोन। वो डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी तो है। ये सोशल मीडिया क्या है, फ़ोन क्या है ना, ये डोपामाइन है। आप आज जैसे नशा होता है ना, पहले आप थोड़ा करेंगे, फिर मन करेगा कि उसकी क्वांटिटी और बढ़ा दूं, वैसे ही ये भी है सोशल मीडिया या जो है फ़ोन की बात है। आप एक रील देखिएगा, दो रील देखिएगा, जी। फिर मन करेगा नहीं अब देखता रहूं कुछ देर तक। डोपामाइन आपको डेली चाहिए। इंस्टेंट प्लेजर की जो बात आती है ना, इसमें खूब मिलता है, और जहाँ तुरंत सुख मिल जाए ना वहाँ कुछ नहीं होना है, वहाँ तो कल्याण होना ही नहीं है। मैं सारे बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप रील में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं, मतलब अपने कंपटीटर से। एकदम नहीं करना है राज भाई ये। आप आज के टाइम में हम देखते हैं कि बच्चों के पास ना करने के, किसी के पास भी कोई काम ना करने के 100 बहाने हैं कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जबकि मैं देखता हूँ कि जो डेडिकेटेड लोग हैं उनके पास करने का रीज़न होता है सही बात है। कि मुझे काम करना है, उसका रीज़न है। ना करने के तो 100 बहाने हैं, और जो कर जाते हैं वही पार हो जाते हैं। अब आप ये बताओ कि आईआरएस तो आप बन गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्लियर किया, आईआरएस बन गए। फिर ये जर्नी, एक नया फेज़ आया आपकी लाइफ में, फिट इंडिया मूवमेंट के जब एम्बेसडर बने, उसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं, बहुत सिंपल है। मैं एक्चुअली में क्या था कि मैं खुद चाहता था कि फिटनेस में कुछ करूं, मतलब तो आप शुरू से फिट रहे हैं? हमेशा से। मैं इलाहाबाद का हूँ, वहाँ पे कंपनी गार्डन है, मैं दौड़ने जाता था डेली। पापा लोग सैर करने जाते थे, मैं 3 किलोमीटर का एक चक्कर होता है उसका, 2 चक्कर मार के अपना स्ट्रेचिंग करता था, फिर साथ में आ जाता था। फिटनेस में तो मैं हमेशा से रहा हूँ। अब रही बात फिट इंडिया में, तो मेरा क्या था कि ऐसा था कि भाई स्पोर्ट्स में डिप्टेशन पे चला जाऊँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर कुछ वहाँ चल के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अपने यूथ हैं उनके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, ऐसा मेरा प्लान था। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी, चीज़ें ऐसी बनी कि उसमें कुछ वैकेंसी नहीं थी, और मुझे बोला गया कि आप फिट इंडिया के एम्बेसडर बन जाओ। आप एम्बेसडर बन के आप और अच्छी सेवा कर सकते हो, बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो फिर एम्बेसडर बना दिए गए, और कोशिश यही करते हैं कि भी कुछ अपनी जो डेली की एक्टिविटी है, वर्कआउट है, उससे लोगों को मोटिवेट करें, इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए, भाई आप भी कर सकते हैं। फिटनेस कोई लग्जरी नहीं है सर, ये बेसिक नेसेसिटी है और सबको चाहिए ये। अभी तो कितनी जगह मैं देख रहा हूँ, कितने इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं इंटरनेशनली कि 2030 में जो लग्जरी होगी वो फिटनेस होगी।
ना आपका रियल एस्टेट लग्जरी रहेगा, ना आपकी गोल्ड रहेगा, और लग्जरी महंगी वॉचेस नहीं होंगी, लग्जरी होगी आपकी फिट बॉडी। सही बात है, क्योंकि आजकल क्या है ना, जो सबसे इजीली अवेलेबल चीज़ है वो हम लोग उसको एकदम क्या बोलते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि भाई शरीर है, चलो अपनी शरीर है, क्या करना है, पहले पैसा कमा लेते हैं, पहले ये इकट्ठा कर लेते हैं, अर्थ इकट्ठा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, पहले लोग कहते हैं कि 40 साल हाँ, 45 साल उम्र के पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में हेल्थ कर दी खराब, और हेल्थ को ठीक करने के लिए फिर वही पैसा खर्च करते हैं। तो कहने का मतलब जो है ना, सब चीज़ें अर्थहीन हैं अगर आपके पास एक अच्छी काया नहीं है। क्योंकि माया का भोग भी आप कहाँ से करेंगे, काया से ही करेंगे। तो एक अच्छी काया होनी जो है ना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन लोग क्या है ना, फिर वही बात है, इसको अप्रिसिएट नहीं करते, एडमिट नहीं करते। लोगों को लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा पेट निकल गया तो क्या हो गया, पैसे तो आ रहे हैं ना, चीज़ चल तो रही है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बीपी हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगा। आपको पता है एक आंकड़ा कि देश के अंदर कितने लोग डायबिटिक हैं हमारे देश में? लगभग 20 करोड़। सोचिए कितना बड़ा नंबर है राज भाई। 15% पॉपुलेशन हो गई। और ओबेसिटी के लोग भी शिकार हैं। ओबेसिटी तो बच्चों में देखे ना कितनी बढ़ती जा रही है। अब आप ये समझिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत देश अपना जो है आने वाले समय में मधुमेह का, डायबिटिक का कैपिटल बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम लोग अपने मतलब हेल्थ इंफ्रा को कितना खर्च हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी आदतें हैं अगर हम सुधार लें तो जो टाइप 2 का डायबिटिक है उसे बच सकते हैं ना। और हमें हाँ, ये तो क्रॉनिक डिजीज हो गया एक तरह। हाँ, लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल अगर हम लोग थोड़ा अच्छी कर लें तो क्यों नहीं बच सकते, इससे बिल्कुल बच सकते हैं। ये बताइए कि एक तो हमें स्टार्ट करते हैं हम कोई भी चीज़, उसकी एक होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने टाइम रहती है, और मोटिवेशन और डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन को हमेशा ऊपर क्यों रखा गया? जैसे आर्मी, कल हम एक्स आर्मी मैन थे, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात करी कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है। मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को अपने स्टाइल में बताएं। देखिए, मोटिवेशन जो है ना, या सब जानते हैं वो थोड़े समय तक होता है, लॉन्ग लिव्ड नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं होता है। आपको डेली मोटिवेट करने कोई नहीं आएगा। लेकिन जो आप अनुशासन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक सिस्टम है, करना है। मतलब आप ये समझो कि मोटिवेशन एक किक स्टार्ट हो सकता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उस काम को आप सफलतापूर्वक करेंगे इसके लिए आपके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो है ना राज भाई, अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं तो एक पूरा एक माहौल का, इकोसिस्टम का पार्ट है। क्योंकि आप तब तक आप अनुशासित नहीं रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो, और अनुशासन में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जिस घर में आप रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण भी शांत होना चाहिए। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। पता चला हर पल कोई घंटी बजा रहा है नीचे, आपको जाना पड़ रहा है, तो बड़ी दिक्कतें, बहुत बच्चों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब कि फोकस जो है, और अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। मान लिया आप पढ़ना चाहते हैं, आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, तो कैसे आप पढ़ेंगे? उसी तरह फिटनेस में भी है। अगर आपके आसपास कोई अच्छा, मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप वहाँ जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। ये तो हो गया कि एक इकोसिस्टम का पार्ट। अब रही बात कि भाई मोटिवेशन, तो मोटिवेशन को हमेशा इमोशन के साथ जोड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है, आप मोटिवेशन लास्ट लॉन्ग तब कर सकते हैं, लंबे समय तक, जब आपको कोई चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, रीजन क्लियर हो। कि भाई मैं सोसाइटी में अपनी कुछ प्रोमिनेंट पहचान बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, या मैं इस एग्ज़ाम को पास करके रियल में जो है ना, जो समस्याएं हैं ग्रास रूट पे, उसको सॉल्व करना चाहता हूं। जब तक ऐसी कोई काज आपके साथ नहीं जुड़ेगी ना, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि भैया ये 12 किलोमीटर का ऊंचा पहाड़ है, आपको चढ़ना है, तो आप एक बार सोचेंगे यार क्यों चढ़ूं, बहुत तकलीफ होगी जाने में। लेकिन दूसरे पल अगर ये बोल दिया जाए कि वहाँ आपके मम्मी पापा बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, उतर नहीं पा रहे हैं, आपको ही उतारना है जाके, वो फिर अलग चीज़ हो जाती है। आपके अंदर ऐसी मनस्थिति बदल जाएगी ना, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, आप तुरंत चाहेंगे और उनको लेके आएंगे। तो काज भी ऐसे ही है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई मुझे काम करना। फिर आप कोई अड़चन नहीं देखेंगे, मेरे पैर दुखेंगे, मेरे घुटने में दर्द हो जाएगा, कुछ नहीं देखेंगे, आप वो काम करके आएंगे। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कैसे लाया जाए लाइफ में? डिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल और देता हूँ, तब समझ जाएंगे सबको कैसे आना चाहिए। देखिए, एक किसान परिवार था, उसके पास जो है एक भैंस थी, और उसमें क्या था कि भाई जो दूध देती थी भैंस, उसी से अपना वो गुजारा करते थे। तो एक दिन वो किसान ने वो भैंस को जो है कूहनियों से जो है ना मार रहा था। तो उसकी पत्नी ने बोला, ये जी इसे क्यों मार रहे हो, ये दूध नहीं देगी, दूध नहीं देगी तो हम क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे? तो बहुत सुंदर जवाब देता है वो कि दूध दे चाहे न दे, इसे
अनुशासन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है बॉस कि राज भाई, डिसिप्लिन का कोई फार्मूला नहीं। आपको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसके लिए अगर ये चीज़ रिक्वायर है, इतना काम करना है तो करना है। आपको कोई आके जो है ना, फिर ये नहीं कि भाई तुम ये कर लो तो ये डिसिप्लिन है। हाँ, अब ये कोई, हम लोग तो मशीन है नहीं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशंस भी हैं। इमोशंस भी हैं। हाँ ठीक है, कभी हो सकता है कि आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाइए, 4 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, लगे रहिए, ऊपर नीचे चलेगा, साइकिल ऐसे चलेगी। ऐसा नहीं कि आप अनुशासित नहीं है, वो साइकिल चलेगी ऊपर नीचे। हो सकता है कई बार एकदम आपका मन न करे कुछ भी करने का, उसको एक्सेप्ट करिए। दैट शुड बी योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। कि ऐसा नहीं चाबी भर दिया 8 घंटे, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब कि आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं आप वहां जा पा रहे हैं, वहां पहुंच पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपकी बनी हुई है। कंसिस्टेंसी को आप डिसिप्लिन के साथ बोल सकते हैं। भाई 7 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, 5 दिन करें, तब भी कंसिस्टेंसी हुई ना। तो मेन तो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो आप कंसिस्टेंसी पे एक आपका 24 मिनट फिटनेस अच्छा रूल है, उसके बारे में बताओ। नहीं, मैं तो ये बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। हाँ, तो मैं बोलता हूँ भाई बहन, आप जो भी हैं, अगर आप आधा घंटा नहीं तो 24 घंटे में 24 मिनट, अरे यार 1 घंटा 1 मिनट अपने शरीर को तो दे दो। अगर आप 24 मिनट अगर उसे ब्रेक करें तो हाँ, 1 घंटा घंटे का 1 मिनट 1 मिनट आप 24 मिनट अगर अपने आप को फिटनेस में दे दो, कुछ नहीं करो, थोड़े पुशअप मार लो, थोड़े पुलअप मार लो, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर लो, थोड़ा पसीना वसीना आ जाए, तो आपकी फिटनेस सॉर्टेड है। बहुत ऐसा चीज नहीं है कि बहुत आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप थोड़ा नियत अपनी तो बनाओ कि आपको फिट रहना है। तो 24 मिनट में क्या क्या करें, छोटा सा मतलब, अगर जैसे मान लीजिए मेरे लिए आप कहें कि 24 मिनट देता हूं, मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं 24 मिनट देने को तैयार हूं, तो मैं क्या करूं 24 मिनट? देखिए, एक्सरसाइज जो है बेसिकली 3 तरह की होती हैं। अगर आप देखें, एक तो आपकी जो मोबिलिटी से रिलेटेड होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, कि आपके जोड़ और जैसे होता नहीं है वो आपके खुल जाएं, तो आपका सबसे जैसे सूर्य नमस्कार होता है। एक तो आप थोड़ा बहुत अपने से स्ट्रेचिंग कर लिए, फिर सूर्य नमस्कार आप लगा लीजिए जितना लगा सकते हैं। और सूर्य नमस्कार इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है कि आपकी पूरी बॉडी की ओवरऑल आप देखेंगे, बॉडी से लेकर बॉडी के हर पार्ट की हर चीज हो जाती है। बाकी अपना जो देसी दंड है, पुशअप हो गया, और कहीं पुलअप मारने का मिल जाए तो जबरदस्त है। और थोड़ी बहुत ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, अगर आसपास नहीं स्पेस मिल जाता है, पार्क वार्क है, जगह है, थोड़ा बहुत तेज कदम से चल लीजिए, दौड़ लीजिए, इतना काफी है। लेकिन आप नियमित तरीके से करें, उसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। ऐसे जैसे मंदिर होती है ना, हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, डेली मंदिर की साफ सफाई करते हैं। ये शरीर ना आपकी अपनी मंदिर है। इस मंदिर को अच्छे से मेंटेन करना, साफ सफाई करना, व्यवस्थित रखना आपकी जिम्मेदारी है। यूपीएससी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा, क्या आपने उसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग या कैसे पढ़ाई करी? राज भाई, मैंने कोचिंग तो ली थी, लेकिन कोचिंग का जो टेन्योर होता है ना, जो 6-6 महीने का होता है, मैं 2-3 महीने गया, फिर समझ गया कि यहाँ का माजरा ये है। उसके बाद घर में सेल्फ स्टडी बैठ के, तो पढ़ाई तो बस आपको जब कोचिंग वोचिंग जाते तो आपको समझना होता पैटर्न। लेकिन जब मेरे 5-6 घंटे बर्बाद हो रहे थे, मुझे लगा बाहर किसी के पढ़ाने से मैं आईएएस नहीं बनने वाला हूँ, अपना खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो अपना खुद सेल्फ स्टडी की। फिर अब जैसे अभी हम दिल्ली में देखते हैं, मुखर्जी नगर, 2-3 ऐसे हब्स बने हुए हैं, और कभी पास से ऑब्जर्व करो ना, बहुत दूर दराज स्टेट से बच्चे आए होते हैं और बहुत ही मिनिमल लिविंग जी रहे होते हैं। हमने जैसे मूवीज़ में अभी 12th फेल में हमने देखा। एक्चुअल में रियलिटी में क्या ऐसा है कि बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस बाहर आके बहुत फेस करने पड़ते हैं, रादर उतना वो पढ़ाई नहीं कर पाते? देखिए, मैं एकदम सही बात है जो आपने देखी, सच्चाई यही है। मुखच्छा बाई छः के रूम में लोग रहते हैं, 4-4 लोग रह रहे हैं, 4-4 लोग, 2-2 लोग रह रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यही जो है ना, उनका कैरेक्टर बनाता है। देखिए, एक इंसान का जो चरित्र होता है ना, ये सब चरित्र निर्माण का समय होता है। अगर आप स्ट्रगल देख लेते हैं अपने जीवन में ना, संघर्ष देख लेते हैं, तो फिर आगे आने वाले समय में जो है ना, आप बहुत अच्छे न्याय करने वाले बन सकते हैं। कि भाई मैंने वो भी देखा है, एकदम निम्न स्तर भी देखा है, ठीक है, आप जहाँ हैं, हाँ, उसके चैलेंजेस पता चल जाता है कि आप रिलेट निम्न वर्ग में क्या चैलेंजेस आप रिलेट कर पाते हैं। तो वो जो चरित्र निर्माण का, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, कि जो परिस्थितियाँ होती, जो समय होता है, जो दौर होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो, तो वो आप अपने आप से बात भी बहुत कर रहे होते हो, किताबें पढ़ रहे होते हो, ज्ञान ले रहे होते हो, सेल्फ डिसिप्लिन होकर बैठ रहे होते हो, तो आपको पता है कि अनुशासन का मतलब क्या है। आपको एक कहानी बताता हूँ अनुशासन के ऊपर ही, फिर से वापस है गांधी जी से। अपने गांधी जी तो इतने प्रसिद्ध है ही हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक परिवार, एक माता जी थी, अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास गई। बोले, बापू जी, हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है।
आप कुछ इसको बता दीजिए, समझा दीजिए, गुड़ न खाए, नहीं तो इसके दांत जो है खराब हो रहे हैं। तो गांधी जी बोले कि आप 2 हफ्ते बाद आइएगा। तो फिर 2 हफ्ते के बाद गई, तो फिर गांधी जी से बोली कि आपने कुछ बताया नहीं, बता दीजिए। तो गांधी जी बोले कि बेटा गुड़ मत खाया करो। तो बोले ये क्या बात हुई, ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती, गुड़ मत खाया करो। तो गांधी जी ने बोला कि मैं भी बहुत गुड़ खाता था, पहले मैंने छोड़ा, जब मैं देखा कि मैं छोड़ सकता हूँ, 15 दिन मैंने गुड़ नहीं खाया, मैंने तब तब मैंने इसको बोला बच्चे को कि तुम भी गुड़ मत खाओ, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ बच्चा जब तैयारी करने जाता है मुखर्जी नगर में कहीं पे, तो जो अनुशासन, जो संघर्ष सीखता है अपने अपने आप से, तो आने वाले समय में जो है ना, जब वो कहीं भी होगा ना, तो वो अगले की भावना से रिलेट कर पाएगा, उसको बता पाएगा, समझा पाएगा। सर मैं अब आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन आ रही है 95-98% बच्चे अगर देखा जाए आईपीएस में, यूपीएससी जो भी क्लियर करते हैं या फौज में भी जा रहे हैं बच्चे, वो निम्न वर्ग परिवार से जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। उसका एक हमारे आने वाले सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको वो कोरिलेट कर पाते हैं जब जनता की सेवा करनी है। एक्चुअली तो आप लोग सेवादार हो, आप लोगों ने जनता की सेवा करनी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में लगे। ऐसा क्यों है कि सिर्फ निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे ही ज़्यादा जाते हैं? इस पे कभी सोचा है आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल सोचा है। देखिए 2-3 चीज़ सोचिए ना आप, कि जिनको लाइफ में खोने के लिए कुछ नहीं है, वही तो कुछ पाना चाहेंगे। जी। तो जो निम्न वर्ग है उसके पास, बेचारे के पास क्या है? शिक्षा ही एक चीज़ है ना जो उसको ऊपर ले जा सकती है, मेन स्ट्रीम में शामिल कर सकती है, वो जाके सरकार का पार्ट बन सकता है। लेकिन जो आप देखेंगे बिजनेस वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जिनके पास पैसा है, समृद्धि है, घर में है, उनका बच्चा क्यों तैयारी करेगा? उसके पास वो क्यों नहीं है ना, वो वाई नहीं है कि भाई मुझे क्यों करना चाहिए। सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है, आपके पास अभाव है इसलिए आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पास तो सब कुछ प्राप्त है, वो किस चीज़ की प्राप्ति करना चाहेगा? मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अभाव के कारण भी। डेफिनेटली आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने परिवार का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हो, गांव का करना चाहते हो, बहुत अपना सारी ऐसी करना चीज़ें चाहते देखी हो। होती हैं आसपास के, मेरे फादर ये नहीं खरीद पाए, जी मदर ये नहीं ये खरीद सब पाई। चीजें कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में चल रही बैक होती ऑफ है राज माइंड में भाई। उसको ये होता है कि हाँ भाई मैं अफसर बनूंगा तो मैं हाँ इनके लिए ये हाँ हाँ, गाड़ी पे मोटिवेट घूमूंगा। करती हैं ये चीजें, चलती हैं ये चीजें, बर्निंग होती हैं। ये तो ठीक हो गया। जो मेजर हमारी आज भारत बढ़ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, और 10-15 साल बाद मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बहुत बढ़ जाएगा। हर कोई पढ़ रहा है तो विकसित हो रहा है, भारत विकसित हो रहा है। अब जब आगे फिर बच्चे उस श्रेणी के तो रहेंगे नहीं, तो उन बच्चों को जो आज हमारे बच्चे हैं व्यापारी वर्ग के, उन बच्चों को कैसे मोटिवेशन दी जाए? सभी पेरेंट्स में जनरल ये सवाल होता है कि बच्चों में फायर नहीं है। भाई फायर तो, अब मेरे पास अगर गाड़ी है तो मैं बच्चे को साइकिल पे तो भेजूंगा नहीं। तो मेरे पास क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उससे मेरे बच्चों को एक कंफर्ट फैक्टर मिला हुआ है। वो कंफर्ट फैक्टर मिला हुआ तो उनमें सेंस ऑफ अचीवमेंट कैसे लाई जाए? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। अब देखिए तुम्हारा सारा यूथ जो है, आप अगर मान लें कल डेवलप्ड नेशन बन गए, हम लोग वही बात कर रहे हैं ना कि भाई डेवलप्ड बन गए, हमारे पास सहूलियत हो गई, चीज़ें हो गई, अब बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में रखा जाए। तो यहाँ पे आते हैं संस्कार। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप बच्चों को टाइम दीजिए। आजकल माता पिता क्या हो गया है ना राज भाई, कहने को तो आपसे कह दिए कि इनके अंदर वो आग नहीं है। मैं एक प्रश्न सभी माता पिता से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चे को टाइम कितना दिया, आपने अपने बच्चे को संस्कार कितना दिया, आपने अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा कितनी दी कि क्या गलत है क्या सही है, कितना समय उसके साथ बिताया। बेटा पैसे चाहिए ये लो, गाड़ी चाहिए ये लो, ड्राइवर चाहिए ये लो ना। राज भाई जो पालन पोषण, जो संस्कार है ना, जो पुराने समय का था ना, हमें वही रखना पड़ेगा, वो नहीं बदलना है। पहले क्या होता था, बच्चों के साथ दादा दादी बैठते थे, बातें करते थे, माँ बाप भी उतना कम्यूटेशन नहीं था, तो कहीं बिजनेस व्यापार हो चाहे ऑफिस हो, घर आके बच्चों से बात करते थे। आजकल सबसे ज़्यादा अगर कोई दुर्लभ चीज़ है ना, तो किसी के पास टाइम नहीं है, माँ बाप के पास एकदम टाइम नहीं बच्चों को देने के लिए। तो अगर जिस दिन हम जो है ना उस चीज़ को इनकलकेट करेंगे, बच्चों के अंदर आग भी आई, क्योंकि उनको पता चलेगा कि मेरे माँ बाप मेरे से चाहते क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं कैसे करूँ। अभी क्या होता है कि वो माँ बाप जब बातचीत नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन का चैनल नहीं होता, ऑल ऑफ सडन आप बोलेंगे कि भाई ऐसे करना है। अब मान लीजिए कोई बच्चा मोटापे का शिकार हो रहा है, माँ बाप क्या कर रहे हैं उसके लिए? अगर आप बोलते हैं ना मोटापे, बच्चे मोटापा बढ़ रही है, आप बिलीव करेंगे माँ बाप ही हैं जो जंक फूड ला के दे रहे हैं, बच्चे के आगे नतमस्तक हो जा रहे हैं।
बच्चे के जब फिटनेस की बात आती है, कोई नहीं बेटा कल कर लेना, परसों कर लेना, क्योंकि अपनी भी हेल्थ खराब है कई माँ बाप की, तो बच्चे की तो कैसे ध्यान रखेंगे। तो कहने का राज भी, अगर हम पूरे इसको डिटेल में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आग आज भी उतनी होनी होएगी और हो सकती है, बशर्ते हमें ध्यान देने की जरूरत है उनके अपब्रिंगिंग में, उनके पालन पोषण में, वहाँ अपना निवेश करने की जरूरत है, अपना समय देने की जरूरत है। बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, आपका बच्चा है जब उसमें कुछ आप इनकलकेट नहीं करेंगे। जैसे मेरा बच्चा अभी 3 साल का है राज भाई, मैं तो अभी उसके छोटे छोटे क्लिप डालता रहता हूँ मेमोरी के लिए सोशल मीडिया पे। उसको मैं अभी से क्रिकेट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और 100 गेंद ऑफिस से आने के बाद, 100 गेंद ऑफिस से जाने के पहले मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ फिर घूमता भी है, मेरे साथ चक्कर भी लगा के आता है, तो उसको बताता हूँ, समझाता हूँ। नहीं तो आजकल क्या होता है, बच्चे माँ बाप तो टाइम ही नहीं दे रहे एकदम से। तो अच्छे बुरे की चीज़ है, अगर हमारा फेल्योर है, अगर हमारे बच्चे में आग नहीं है ना, तो बच्चे का फेल्योर नहीं है, दैट इज़ आवर फेल्योर। जैसे आप कह रहे हो ना, मैं उस चीज़ को भी सोच रहा हूँ कि डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके यहाँ पर क्या है कि यूथ पढ़ नहीं रही, या यूथ नहीं है तो फिर उन्हें बाहर से इमिग्रेंट्स बुलाने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली तो देश का तो नुकसान ही हो रहा है। 100%। देश का तो कल्चर ख़त्म हो जाता है ना। अब जैसे कोई एक कंट्री के यूएस में मूव कर गए किसी एरिया में, वो अपना कल्चर में जब वो नंबर ला रहे हैं तो वो अपना कल्चर चला रहे हैं। अब वो जो बेसिक थ्रेड है, जो बेसिक फैब्रिक है उसका देश का, वो ख़राब होता है फिर, क्योंकि आपके निवासी तो रहे नहीं, निवासी आपको काम नहीं कर रहे। अगर हमारा यूथ आज इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेगा और फिट नहीं होगा, मेहनत नहीं करेगा, कुछ अचीव नहीं करेगा, तो आने वाले समय में हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। 200% है, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम इंडिविजुअली प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जहाँ तक आग लगा सकते हैं लोगों में, कि भाई फिटनेस करनी है आपको, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। गलत चीज़ें, जैसे आप, मैं स्टेरॉइड की बात कर रहा हूँ, एनाबॉलिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, वो नहीं यूज़ करनी है। तो अपन इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे कोशिश तो की जा रही है ना, कि भाई कम से कम अवेयरनेस रहे लोग। देखिए आजकल क्या है, अवेयरनेस भी नहीं है। एजुकेशन और अवेयरनेस जो है ना, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। लोग अवेयर नहीं है, माता पिता भी अवेयर नहीं है। माता पिता बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि माता पिता अवेयर नहीं है, या फिर अवेयर है तो इतना सारा सोशल मीडिया पे नॉलेज चल रहा है, आदमी कंफ्यूज्ड है, किसी भी चीज़ के बारे में ना पता ही नहीं है। सोशल मीडिया कोई तो किसी चीज़ को सुन रहा है। राज भाई, मैं सोशल मीडिया पर अगर बात करूँ ना, तो सोशल मीडिया में जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमारे समाज को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मैं तो सबसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ कंटेंट बना रहे हैं, तो आप पॉजिटिव कंटेंट बनाएं, उनको सही दिशा में लेके चलें। सिर्फ और सिर्फ बेचने के पर्पज से जो है ना, कि अपना कंटेंट मुझे बेचना है, कुछ भी बनाए ना, क्योंकि लोग आपको, क्या होता है, बेचारे वो इनोसेंट हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं आपको, और उसी को सच मान लेते हैं। जो आप बोल रहे हैं ना, फिर उसी हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं, वो गलत है। उनकी बॉडी में तो जो थॉट का फ्यूल है, फूड है, आप ही वो डाल तो रहे हम हैं। ही डाल रहे हैं ना। और अगर आप निगेटिविटी फैलाओगे तो निगेटिविटी फैलेगी, जहर फैलेगा। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने देश के यूथ को आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, जैसे आप कर रहे हो। सिर्फ इसी वजह से ही हमने इस पॉडकास्ट की स्टार्ट करी कि हम बी द चेंज में चेंज मेकर्स को मिलवाएं अपने दर्शकों से, और चेंज मेकर्स से मिलके, आप जैसे लोगों से मिलके लोगों को मोटिवेशन मिले। और मैं चाहता हूं, मान लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों तक आपका एपिसोड के क्लिप्स और जाता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हम लोग। अगर उसमें से 10 बच्चों को भी आज ये सुन के लगा, या एक पेरेंट्स बच्चा, को विराज लगा, भाई, 10 तो बहुत बड़ा नंबर। मैं बता, एक इंसान की अगर हमारी बातचीत से फायदा हो गया, उसने सही चीज तो अपना ली, हमने जो समय दिया उसका सफल है। कंट्रीब्यूशन हमने अपने देश के लिए कर दिया। मैं तो सफल मानूंगा। जी, मैं तो गिनती 1 से ही शुरू मानता हूँ भाई, कि अगर कोई एक बंदे की लाइफ शुरू तो पहले से होना। हाँ, मैं बदल पाया किसी की लाइफ भी, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने जब मुझे बोला, मैं हैप्पीली तैयार हो गया। मैंने कहा चलो, कुछ नहीं है, कुछ तो आउटरीच होगा, कुछ तो लोगों तक हम सही बात हम लोग पहुंचाएंगे। जी। अब एक आप स्टेरॉइड फ्री इंडिया की मूवमेंट के भी आप पार्ट बने हैं, वो आपने एक फाउंडेशन स्टार्ट करी है। स्टेरॉइड्स एक्चुअल में क्या हैं, और स्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट हमारी यंग जनरेशन पे कितना पड़ रहा है? देखिए राज भाई, ये फाउंडेशन नहीं है, बेसिकली मेरा एक कैंपेन है जो मैंने स्टार्ट की है। जी। और जब मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूथ हैं आजकल, वो क्या कर रहे हैं कि बहुत छोटे से समय में ना शॉर्टकट में बॉडी बनाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं अपने जो सिने स्टार हैं, जो बॉलीवुड वालों से, बॉलीवुड वालों से, कि भाई मेरी बॉडी बन जाए एक फलाने एक्टर जैसी। और उसके लिए क्या होता है, जब बच्चा स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाता है या कॉलेज में जाता है ना, तो उसका मन होता है भाई उसके 2-4 गर्लफ्रेंड हों और उसके लिए बॉडी चाहिए।
तो बॉडी कहाँ से आएगी, जिम जाना पड़ेगा। तो जिम जाना तो स्टार्ट कर देता है, जब जाता है 1-2 महीने 3 महीने मेहनत करता है, कुछ होता नहीं तो ट्रेनर से पूछता है भैया ऐसी बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ट्रेनर को चाहिए कुछ पैसे, वो तो बोलता है ठीक है बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ साइकिल चलानी पड़ेंगी। तो वहाँ एक टर्म होता है साइकिल। साइकिल क्या होता है बेसिकली कि जो एस्टेरॉयड होती है, देखिए एस्टेरॉयड 2 तरह की होती है। एस्टेरॉयड बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन्स है जो मेडिकल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। मेडिकल पर्पस में तो देते हैं जैसे बीमारियों में। बिल्कुल, उसी का एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड बोलते हैं। एनाबॉलिक क्या होती है, जो मसल्स को बिल्डअप करने के लिए स्टेरॉयड यूज़ करते हैं। तो ये सिंथेटिक हार्मोन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक साइकिल इसकी बनती है और उसमें टेस्टोस्टेरोन के बेसिकली ईस्टर्स होते हैं। और इनका क्या होता है कि एक मान लीजिए 3 महीने की साइकिल बना दी, फिर कुछ दिन रोक दिया, फिर 3 महीने चला लिया। तो इससे क्या होता है रिजल्ट में जो है ना, बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जब आप आर्टिफिशियल इंजेक्ट कराते हो तो मसल जो है ना बहुत अच्छी रिपेयर होती है, जो टूटती है तो अच्छा खासा दिखता है। आप देखे भी होंगे अपने आसपास भी कि जिम में जब आप जाते वो हैं कुछ महीनों में ही बच्चे देखते हैं कि एकदम नॉर्मल बच्चा लिया, और फिर हम लोग तो कंसिस्टेंट रहते हैं और वो देखते हैं इतना बड़ा साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ गया, चेस्ट ऐसे निकल गई और रोबस्ट बॉडी। रोबस्ट बॉडी, लेकिन अंदर से ना वो उतने ही खोखले हैं। मैं आपको फिर से बताऊंगा। और जो भी बच्चे हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अपना आइडियल ना बनाएं। जी। सोशल मीडिया पे क्या है ना कि जिसके कट्स हैं, जिसके 6 पैक हैं, वही आदर्श हैं। भाई 6 पैक इधर भी है, लेकिन नेचुरली रहो। आप नेचुरल रहोगे तो आप लंबे समय तक रहोगे। क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं 42-42 साल में, 40-40 साल में, कहीं ना कहीं एक कारण जो है ना हार्ट फेल का या हार्ट कार्डियक फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है हार्ट अटैक ट्रेडमिल का, पे। उसके पीछे जो है ना स्टेरॉयड हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो बॉडी आपको दिख रही है तगड़ी ना, वो बाहर से तगड़ी है, अंदर से तगड़ी नहीं। क्योंकि अगर आप स्टेरॉयड यूज करते हो ना तो आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, ये सब कमज़ोर हो जाते हैं, सबका साइज़ बढ़ जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं कि इनको यूज़ किया जाए। और कई बार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो जो बच्चे जिम में जाते हैं उनका बैग देखोगे, आपने डेफिनेटली देखा होगा, खोलते हैं तो पता है इतने डब्बे, रंगीन डब्बे, 1 2 3 4 5 6 कितने डब्बे आपको दिखते हैं। सर मैं बताऊं, एक वर्ड आजकल टर्म कहते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अब मैं जिम जाता हूं, हफ्ते में 2-3 दिन जाता हूं, 2-3 दिन रनिंग करता हूं। मैं जिम जाता हूं तो वो 20-22 साल के कॉलेज के लड़के 5-6 बैठे, उनका किसी का वो बैग चेंज कर रहे होते, वो यही बात कर रहे होते, बैग खोलते हैं तो 5-7 तरह के कलरफुल डब्बे पड़े हैं। मैंने ये लिया, वो 12,000 का लिया। वो मुझे ये लगता है कि इतने पैसे और इतने वैरायटी कहाँ से ला रहे हैं ये लोग, और कौन बता रहा है इन्हें। अरे सप्लीमेंट छोड़ो, मतलब ये सप्लीमेंट तो आपको यूज ही नहीं करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ना, आजकल एक ट्रेंड ये भी चला है कि भाई अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन खाना है। मैं देख रहा हूँ घर में माँ बाप मेरे से पूछ रहे हैं कि 10-10 अंडे खाए जा रहा है वो, और अंडे के अलावा कुछ नहीं खा रहा है, और बोलता है मुझे प्रोटीन दिला दो। और प्रोटीन भी जिद करता है लाने के लिए। आजकल तो प्रोटीन भी लोग बहुत डाउटफुल देखते हैं, भाई प्रोटीन क्या है, और 10 अंडे खा रहा है। मतलब आप मेहनत कम करो, डाइट पे जाके 10-10 अंडे खाओगे, अभी साबुत अंडे खा रहे हो तो दिक्कतें हो सकती हैं आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ राज भाई कि डाइट और फिटनेस बहुत ही, मतलब कहते नहीं है, लॉजिकल चीज़ें हैं, समझ वाली चीज़ें हैं। अगर आपको डाइट के बारे में जानना हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की एक किताब है जो ICMR के साथ उन्होंने बनाई हुई है, और मुश्किल से कितनी 150 पेज की है। आप उसको फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो। पिक्चर ज़्यादा है उसमें, कंटेंट कम है, और भारत सरकार की है। तो आपको एक तो सही ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। जितने सोशल मीडिया के फालतू वाले गुरु हैं ना, उनसे आप डाइट की इन्फॉर्मेशन मत लो। कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब कुछ भी। सर अर्ध सत्य है बेसिकली। मैं तो ये देख रहा हूँ, जितना मैंने इंस्टा पे देखा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या बहुत सारे टॉपिक्स है, हेल्थ, ये मेजरली तो पिछले 3-4 साल से पोस्ट कोविड फाइनेंस, हेल्थ और ये सब चीज़ें ही, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। और मुझे लगता है हर जना खना उठा के थोड़ी सी नॉलेज लेकर, एक किताब पढ़कर कुछ भी बोले जा रहा है। उसे पता है और आपको? बंदा जिस टॉपिक पे पढ़ रहा है उसको यही नहीं पता चल रहा मैं इसकी मानूं, उसकी मानूं, किसकी मानूं। नहीं, देखिए क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, मैं सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ जी। आप जो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अब मुद्दे की बात सर ये एक पढ़ाई करके कोई काम करना वो डिफरेंट है। बिना पढ़ाई करे, बिना डिग्री लिए, और आपने ऑथेंटिकेट नॉलेज नहीं है, और आप हाफ बेक्ड नॉलेज आप बच्चों को दे कैसे रहे हैं, देखो दे कैसे रहे हैं। आपने पहली बात तो गलत चीजें लेके, अनबन चीजें लेके बॉडी बना ली, ठीक है। अब आप क्या होता है बताते हो कि ये खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो। आप ये नहीं बताते आपने क्या लगाया शरीर के अंदर। आपकी बॉडी देख के बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है, बड़ी अच्छी बॉडी बनी भैया, भैया बोल रहे ये खाने के लिए, खाने के लिए, तुझसे बॉडी बन जाएगी। आप उसको ये भी तो बताओ ना आपने कौन सा इंजेक्शन ठोका। अभी एक मैं
अप्रिसिएट करना चाहूंगा, नाम भी लेना चाहूंगा, तरुण गिल करके एक सोशल मीडिया पे सोशल मैं आ ही रहा था उस पे। तरुण गिल ने बहुत अच्छा काम किया है। तरुण गिल ने क्या हुआ कि स्टेरॉयड यूज करने के बाद जो उसका छोड़ी जो नुकसान हुआ वो सबको बता रहा है। तो मैं तो तरुण को बोलता हूँ कि इतना करेज, आई ओपनिंग तो कर रहा है कम से कम, गलत काम करने के बाद कम से कम सही रास्ता तो दिखा रहा है। लेकिन राज भाई क्या है ना कि अब लोग क्या है कि पहले बोलते हैं आपने, अब तरुण को मैं बोलता हूँ भाई जब तुम यूज कर रहे तब तुम क्यों नहीं बताए? तुमको देख के कितने बच्चे ले लिए होंगे, मैगी खाओ, बॉडी बनाओ, ये करो वो करो, कितने बच्चे ले लिए होंगे, उनका लाइफ की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप देश हित के अंदर रह के करिए। आपको लोग सुन रहे हैं, आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अगर, तो आपकी जिम्मेदारी को उनको सही रास्ते पे लेके चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना। आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मान लो 100 लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उनको ये लगेगा कि ये सही बात, राज भाई सही बात कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अब आज आपने आके बता दिया जी मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, और उस समय आप बता नहीं रहे थे, तो आपको देख के जिसने बॉडी बनाई होगी उसका क्या विचारेगा? उसने तो ले लिया, इन्फ्लुएंस हो गया आपसे। तो सभी इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी है कि भाई अपने यूथ को, अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी केवल हमारी आपकी नहीं है, बल्कि सारे वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, सही चीज़ को प्रमोट करें, सही चीज़ बताएं। क्योंकि स्टेरॉयड कभी अच्छी नहीं है और ये बैन है इंडिया में राज भाई, उसके चोरी छुपे लोग यूज करते हैं। तो मिलती कैसे हैं फिर ये? ग्रे मार्केट से राज भाई, कहीं ना कहीं से लोग जुगाड़ लेते हैं। सर उसमें फिर डुप्लीकेसी होने के चांसेस 100% है, 100% है। आपको पता है नेशनल एंटी, कितने बच्चों का किडनी फेलियर देखा मैंने इनसे। आपने किडनी फेलियर देखा होगा, लोगों को एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है, न केवल लोग मर भी जा रहे हैं, इसके अलावा जो हिप के ज्वाइंट्स वगैरह हैं वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब न्यूमरस प्रॉब्लम्स हैं। आप हार्ट की जो सेल्स होती है ना, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वो सख्त हो जाते हैं इन दवाओं को लेने से। लोग, आपसे एक चीज़ नोटिस की हो कभी, जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वाले हैं, उनका पेट भी निकला रहेगा और 6 पैक भी रहेगा। अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो पेट भी थोड़ा सा निकला रहेगा और उस पर डब्बे डब्बे भी आपको दिखेंगे। आपने देखा है कभी? देखा, नोटिस किया मैंने। ये क्यों है? क्योंकि उनके ऑर्गन्स के साइज बढ़ गए हैं। अच्छा, ये दवाएं खा खा के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं ना, उनके साइज बढ़ गए हैं। और उसके ऊपर 6 पैक फैट खत्म कर दिया। मतलब वो तो क्या होता है कि कभी कुछ चला दिया, कभी कुछ चला दिया, तो उसमें बन जा रहा है उनका। लेकिन आपको कभी भी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, एकदम नेचुरल फिटनेस की तरफ रहना है। जब डाइट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, सरकार की अपनी डाइटरी गाइडलाइंस हैं, आप उसको कंसल्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पेन उठा लीजिए, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसको उसके हिसाब से चलिए। और जो अपनी प्राचीन जो नुस्खे चले आ रहे हैं काफ़ी कारगर होते हैं कई बार, लेकिन आजकल ये भी चलता है सुबह ये खा लो, पानी में ये डाल लो तो फैट कट जाएगा। भैया फैट कटेगा मेहनत से, मेहनत से। ग्रीन टी पीने से नहीं, ग्रीन पार्क में जाने से काम चलेगा, जाके दौड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। समझ रहे हैं कि नहीं, कि ग्रीन टी पी लिया फैट कट गया, वो सब फैशन है। आप पीजिए ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट के पर्पज से पीजिए, लेकिन अगर फैट काटना है ना, तो आप मार्केटिंग में मत फंसिए, आप जाइए ग्रीन पार्क में दौड़ लगाइए। अभी आपने एक बात करी सप्लीमेंट। अब हमारे को एज अ लेमैन ये सारी चीज़ें पता नहीं, सप्लीमेंट में और इन ये जो आप स्टेरॉइड्स कह रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या सप्लीमेंट कुछ हद तक ठीक हैं? देखिए, जो स्टेरॉयड है वो तो पूरे सिंथेटिक हार्मोन हो गए, और सप्लीमेंट्स क्या होते हैं ना, वो तो कंप्लीट नो है किसी के लिए भी। मैं सप्लीमेंट्स पे आऊँ, अगर जैसे मान ली विटामिन डी है, आजकल क्या हो गया, हम लोग बहुत कम एक्सपोज होते हैं सन से, तो हम सब के अंदर मोस्टली डिफिशियंसी हो जाती है। तो अगर आप विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बात करें, बहुत सारी जैसे प्रोटीन भी है, मान लीजिए आप एथलीट हैं, आप अच्छा खासा या 1.5 घंटे आप मान लीजिए वर्कआउट ही करते हैं, जाते हैं, तो आपकी मसल्स टूट रही हैं, तो रिपेयर होने के लिए सफिशियंट आपको प्रोटीन चाहिए ना। अब मान लीजिए आप दूध भी नहीं ले रहे हैं, आप पर्याप्त खा भी नहीं रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। वे प्रोटीन जो है बहुत ही सेफ है, क्योंकि दूध का बनता है, तो आप कंज्यूम करते हैं, बशर्ते वो नकली ना हो। आजकल क्या होता है कि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या हो रहा है कि वे प्रोटीन के नाम पे आपको सब स्टैंडर्ड और फालतू की चीज़ें दे रहे हैं, और बच्चे हमारे खा के जो है ना अपनी किडनी और अपना लीवर खराब कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट तो क्या है कि एक तरह से कि आपकी डाइट को ही जो नॉर्मल पूरी नहीं होती। आजकल क्या हो गया कि लोग रंगीन जैसे कहते नहीं है, रंगीन मिजाज हो रहे हैं, रंगीनियत ढूंढ रहे हैं, लेकिन रंगीन खाना, थाली में रंगीनियत गायब है। मैं हमेशा बोलता हूँ थाली को रंगीन बनाओ ना, कलरफुल थाली भी बनाओ। आप उसके अंदर हरी सब्जियां हो गई, दाल हो गई, सैलेड हो गई, हर कलर डालो ना, जितना कलर डालोगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा डाइट में।
तो सप्लीमेंट की कम जरूरत पड़ेगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ सप्लीमेंट की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन अभी क्या है कि आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो, आप प्रोटीन कम ले रहे हो, फाइबर कम ले रहे हो, आप मिनरल्स कम ले रहे हो, विटामिन कम ले रहे हो। 5 चीज़ें होती हैं डाइट में राज भाई। एक आपका 3 माक्रो होते हैं, माक्रो मतलब बड़े वाली चीज़ है, फैट, प्रोटीन, कार्ब। कार्ब। और 2 आप समझ लो कि मिनरल्स एंड विटामिन, जो हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए। यही 5 चीज़ मिलकर आपका डाइट बनाती अच्छा, 3 जो मेजर मैक्रो, मेजर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ज़्यादा चाहिए क्वांटिटी में ये हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और फैट। फैट। और जो 2 सप्लीमेंट की तरह एक चाहिए माइक्रो में, हाँ, वो चाहिए विटामिन और मिनरल्स। मिनरल्स। तो इन 5 की के लिए अगर मान लीजिए एक जिम जाने वाला लड़का है, इन 5 की रिक्वायरमेंट के लिए डेली में क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं चाहता हूँ कि देखो पहले और थोड़ा इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी पूरी डाइट है, मान लीजिए 2000 कैलोरी आप ले रहे हो, तो आपका लगभग 45 से 55-60% तक क्या होना चाहिए, कार्ब होना चाहिए। कार्ब आपका दुश्मन नहीं है, कार्ब इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। लोग क्या करते हैं ना, कार्ब सबसे जीरो कर पहले देते हैं। कार्ब जीरो कर देते हैं, और उसके अलावे जो बच गया आपका 30% और 30% 25% आपका फैट हो सकता है, 30-35% प्रोटीन हो सकता है। अब आप सोचो, लोग फैट भी बंद कर देते हैं। लोग बोलते हैं जीरो फैट, आजकल एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा चल रहा है, जीरो फैट, लो फैट, जीरो फैट एंड जीरो कार्ब्स पे लोग चले जाते हैं और प्रोटीन मैक्सिमम लेते प्रोटीन हैं। पे। अब आप सोचो कि मैं दिक्कतें बता रहा हूँ, मैं मान लो कि जीरो फैट ले लोगे तो जितना भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, फैट से होता है। आप अगर फैट नहीं खाओगे ना, तो हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ब्लैकआउट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो अभी क्या करना है कि प्रोटीन तो आप रखो, प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का मानिया नहीं होना चाहिए, फोबिया नहीं होना चाहिए। प्रोटीन 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 को डाइजेस्ट करने के लिए भी कार्ब चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी कार्ब चाहिए, फाइबर भी चाहिए। फाइबर भी चाहिए। फाइबर तो इसेंशियल है, क्योंकि गट हेल्थ के लिए गट के बैक्टीरिया कहाँ पनपेंगे, फाइबर पे ही पनपेंगे, जिसे हम लोग प्रीबायोटिक भी बोलते हैं। जी। तो वहाँ तो फाइबर चाहिए। लेकिन अगर हम और बच्चों को समझाएं सिंपल भाषा में, तो कार्ब कभी नहीं छोड़ना है। जो बोलता है जीरो कार्ब पे, गलत बात है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, कार्ब रखो, कार्ब कम कर सकते हो आप, प्रोटीन इंटेक ठीक रखो अपना, फैट भी आपको खाना है। लोग घी से परहेज करने लग जाते हैं कि घी फैट है। रात में मैं तो घी में रोटियां डुबो डुबो खाता हूँ आज भी, इस कंडीशन के बाद भी। दूध, घी, ये सब तो खाना ही खाना है। आप नेचुरली कोशिश यही करो, कार्ब का इंटेक कम करो। हम क्या करते हैं, कार्ब बहुत ज्यादा खाते हैं। इंडियन डाइट में मेरे ख्याल से कार्ब की वैसे भी नहीं, डाइट तो ठीक है, आप दाल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी, पोर्शन कम खाओ ना यार। अब आप भर भर के अगर कढ़ी चावल, अगर राजमा चावल आप खाओगे, तो सर आपको तो कहीं ना कहीं एक्सेस से आप मेहनत आप करते नहीं हो। तो डाइट तो हमारी है ओरिएंटेड, नो डाउट हमारी डाइट कार्ब ओरिएंटेड है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रोटीन को अगर हम थोड़ा सा माइंडफुली खाएं, तो प्रोटीन भी पूरा कर लेंगे हम लोग। आप ये बताएं, अगर एक और एक बड़ा प्रचलन में ये चीज़ आती है कि वेजिटेरियन डाइट वालों की बॉडी नहीं बनती। ये मतलब जिम्स में तो जब से जाओ ना, ट्रेनर 10 दिन बाद ही, सर चिकन तो खाना पड़ेगा, एग्स तो लेने पड़ेंगे। अब आप इस चीज़ को कैसे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? मैं बहुत सिंपल बताता हूँ कि देखिए, ये जो आपको सलाह दे रहे हैं ना ट्रेनर, उन्होंने बॉडी न तो वेजिटेरियन रह के बनाई है, न नॉन वेजिटेरियन होके बनाई है। उन्होंने माल ठोक के बॉडी बनाई है। सिंपल भाषा में अगर आपको बोलूँ तो उनकी जो बॉडी दिखती है ना गैंडे जैसी, वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन लेके बॉडी बनाई है। तो आपको तो पहली बात तो गलत सलाह दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं कि आप ये खाओ वो खाओ। अब दूसरी चीज़ आप समझो, अब आपको साइंस बताता हूँ। देखिए, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो अमीनो एसिड से बनता है। और जो अमीनो एसिड है, अगर आप वेजिटेरियन सोर्स का देखोगे और नॉन वेजिटेरियन सोर्स का देखोगे, और अपनी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स है उसका सोर्स देखोगे, तो अपनी किताब ही बोलती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की किताब ही बोलती है कि जो हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिससे प्रोटीन बनता है, जी। और जो दूध के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके 92% के बराबर है। ओके। कितना? 92%, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। 92 से, हाँ 96% आप बराबर कह सकते हो। उसी तरह से अंडा हो गया, अंडे का भी रेशियो 90 के ऊपर है, कि जो इसका स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का, और जो अंडे के अंदर जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो भी 90। रॉ मटेरियल अगर मसल बनने का है तो वो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा दूध में और
अंडे एक में, अंडे में अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो मैच कर जाता है क्वालिटी जो हमारे हमारे मसल से मैच करता है। ओके। अब दो ही चीज है, चिकन और अंडे में अगर आप बात करोगे ना, चिकन का पुअर है अंडे से। चिकन की क्वालिटी जो प्रोटीन की है अंडे की क्वालिटी से पुअर है। अंडा जो है प्रोटीन की क्वालिटी वाइज मच मच बेटर है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, मान लिया आप अंडा भी नहीं खा सकता, वेजिटेरियन, दूध तो खाते हैं आप। भाई साहब दूध की जो क्वालिटी है प्रोटीन की वो भी 90% प्लस वाली है। तो आप दूध पर्याप्त लीजिए, दूध से बनी चीज़ें पर्याप्त लीजिए, आपकी बॉडी क्यों नहीं बनेगी। और रही बात दालों पे आते हैं, अपने दालों में जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। किताब बोल रही, मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है। वहाँ पे क्या है, एक तो उनके अंदर ट्रिप्सिन नाम का एक इनहिबिटर होता है जो इनको डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम करता है। आपने तो एसिडिटी भी कर देता है। आपने क्या हुआ कि आपने देखा कि अच्छा मैंने तो 50 ग्राम इंटेक कर लिया प्रोटीन का, दाल तो मैंने इतनी खा ली, या इतना सोया चंक मैंने ले लिया सोयाबीन, लेकिन अंदर जाके एब्जॉर्ब कितना हो रहा है वो भी मैटर करता है। क्योंकि जब ट्रिप्सिन इनहिबिटर है तो भाई उसको पहली बात तो एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, इनकी जो प्रोफाइल है, इन जो हमारी अमीनो की प्रोफाइल है उससे 60% ही मैच करती है, 60 से 65%। ओके। तो थोड़ा सा, अब जैसे मान लीजिए कि एक तगड़ा इंसान है, एक थोड़ा सा दुबला पतला इंसान है, कुछ कुछ वैसी बात होगी। तो उससे क्या प्रोफाइल की क्वालिटी, जो अमीनो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी Deteriorate है। थोड़ा सा नीचे है। तो आपको सजग रह के काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अंडे आप अगर अपनी डाइट में शामिल कर लें, चिकन को छोड़ दीजिए, अंडे अगर डाइट में शामिल कर लें तो आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है। अगर अंडे भी नहीं खा सकते हैं तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा वे प्रोटीन से। अपना वे हो गया, दूध हो गया, ये सब आपको दूध से बनी चीज़ें, पनीर वनीर, ये सब पर्याप्त लेनी पड़ेंगी, बॉडी बन जाएगी सर। कोई सब कुछ साइंस है, वेजिटेरियन सोर्स से नहीं बनेगा। ये भाई तुम कौन होते स्टेटमेंट देने वाले। अब एक तो हमारे ये हो गए सेगमेंट के लोग जो जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, जिस पे हम स्टेरॉइड से आए। अब हम एक जनरल पब्लिक जो जिम नहीं जा रही, वैसे अपना गुजर बसर कर रही है और बिल्कुल मूवमेंट में भी रहते हैं, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनके लिए डाइट रिकमेंडेशन जो अच्छी डाइट हो, जो हमारी मसल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मसल इज़ जस्ट लाइक अ कुशन टू आवर बोन्स। जितना मसल स्ट्रांग रहती है, हम बड़ों का जाते हैं नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, कोई भी, वो कहते हैं मसल स्ट्रांग करो पैर की। मसल मैं एक थोड़ा सस्पेंशन। अडान करूँ थोड़ा इसमें आप। हाँ जी, हाँ जी आप बोल रहे हैं कि मसल सिर्फ कुशन, कुशन के अलावा 3 चीज़ और करती है मसल जी। आपकी ज्वाइंट हेल्थ तो अच्छी करती है, आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, जिससे शुगर हो जाती है। जिससे शुगर होती है। शुगर क्या होता है, आपका ज़्यादा मसल रहेगी तो बॉडी के अंदर अगर एक्स्ट्रा शुगर खाएंगे आप तो मसल्स में भी शुगर फैलती है, तो मसल एब्जॉर्ब कर लेती है एक्सेस शुगर को, वो मसल्स में स्टोर हो जाती है। अगर ज़्यादा मसल है तो आपको इंसुलिन कम रिलीज करनी पड़ेगी पेंक्रिया को, तो जो आपका ब्लड के अंदर ऑप्टिमम शुगर लेवल होना चाहिए वो मेंटेन रहेगा। तो और दूसरी चीज़, जब आपके पास जो है मसल ज़्यादा होती है तो आप एज स्लो करते हो, आपकी एजिंग स्लो होती है। तीसरी चीज़, जो बोन की डेंसिटी है वो अच्छी रहती है, मसल्स अच्छी है ना तो आपकी बोन की डेंसिटी भी अच्छी रहती है, मेंटेन रहती है। तो वी नीड मसल्स। आप डाइट की बात कर रहे हैं जो आम लोग हैं, मैं बोलता हूं कि आपको मसल्स की ज़रूरत है। आप किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी एज ग्रुप में, जी हाँ किसी भी एज ग्रुप में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कि कुछ भी करें, चाहे सिंपल आप बॉडी वेट से पुशअप मारें, कुछ ऐसा काम करें कि जहाँ जोर लगाना पड़े, जहाँ रेजिस्टेंस आए। डंबल डुम्बल नहीं उठाना, मत उठाइए, लेकिन जो पहले हम लोग करते आ रहे, सूर्य नमस्कार, दंड पेलना, ये सब तो करिए। जब तक रेजिस्टेंस नहीं रहेगा मसल्स में ना, मसल सर क्या होती है ना, मसल एट्रॉफी करके एक टर्म होता है। अगर आप मसल्स को तोड़ेंगे नहीं, रिपेयर नहीं करेंगे तो मसल का क्षयन होता है। मसल ऑटोमेटिक जो है ना लॉस प्रोसेस में रहना चाहिए। हाँ, मैं बताता हूँ, अगर आप मसल्स का यूज नहीं करेंगे ना तो मसल एट्रॉफी सेट इन हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी मसल खत्म हो जाएंगी, उनका क्षय हो जाएगा। और एक बार मसल चली गई सर तो ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम, बोन डेंसिटी, एजिंग सब फास्ट हो जाएगी। अब जैसे हम बड़े बुजुर्गों को देखते हैं 65-70 साल में, वैसे एक्टिव हैं, लेकिन जो मसल थी वो लटक गई हैं। उनके लिए डाइट और उनके लिए कितनी, जो इस एज में ज़्यादा एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती, लेट्स से 70 ईयर ओल्ड लेडी हैं, अब उनको जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर कह रहा है, बैकबोन में भी प्रॉब्लम है और मसल लटक गई हैं। अब उनको अगर अपनी एजिंग को थोड़ा सा ब्रेक लगाना है तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको बोलते हैं स्पेशल पॉपुलेशन। जैसे हम लोग जो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है उसमें क्या होता है, इसकी अलग से जो ट्रेनर होते हैं ना उनको पर्सनली जाके उनका टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल इसमें अलग है। किसी को हो सकता है ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है बैक की प्रॉब्लम, किसी को L3 L4 की प्रॉब्लम हो।
इसमें सब अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ हैं और मसल है नहीं, तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट बहुत स्पेसिफिक बनानी पड़ेगी। आप बोलेंगे जनरल अगर कोई मैं सलाह दे दूं ना, तो जनरल सलाह इसमें काम नहीं करेगी। पर जब एक बार मसल चली गई, मसल आ जाएगी, मसल आ जाती है, मसल बिल्कुल आ जाती है, लेकिन बस आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, डाइट अपने से डाइट और के साथ भी एक्सरसाइज से। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ भी। जी। लेकिन मसल एट्रोफी होना बहुत, मतलब कहते हैं ना, आपको मसल लॉस होना बहुत निगेटिव माना जाता है। पर अगर जैसे मसल लॉस हम देखें, अगर मसल्स को जो लोग बचा गए, जैसे मान ले हम 40 इयर्स की एज वाले हैं और हम आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ योगा कर रहे हैं, अगर वो योगा करते रहें तो ऐसा हो सकता है कि उनकी आने वाली लाइफ में जो उनके पेरेंट्स की बिल्कुल डिप हो गई या जो आज, वो और 10 साल 15 साल आगे हो सकती है एजिंग। सर देखो, आप एक चीज़ समझो, योगा बहुत अच्छी विधा है अपने को फिट रखने की, हेल्दी रखने की। लेकिन राज भाई एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अगर आप योग कर रहे हो तो ईमानदारी से योग करो। ईमानदारी से, जब मैं बोलता हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुलोम विलोम कर लिया, 2-4 कपाल भाती कर ली और हो गया, नहीं। योग के अंदर जितने आसन बताए गए हैं वो सब करो। इतना बढ़िया है ना, अगर आप ढंग से योग करोगे तो उसी में पसीना पसीना हो जाओगे आप। जी। बहुत बढ़िया आसन है योग में। लेकिन लोग क्या होता है, योग के नाम पे बैठे और थोड़ा कपाल भांति, थोड़ा अनुलोम विलोम करते, बस हो गई, हंस लिए। वो योग नहीं है सर, वो तो योग का मजाक बनाने वाली बात हो गई। इतने आसन है, अगर ईमानदारी से लगाओगे ना तो आप बहुत अच्छी बॉडी उसी से बना सकते हो, योग से ही बना सकते हो। सूर्य नमस्कार, मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार बहुत जगह पढ़ते भी हैं, कहते वो एक ऐसा आसन है, अगर वो आप 11-21 की वो कर लो तो आपका 80% ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सब तो चलता है ना उसमें, सब चीज तो चल रहा है उसमें। आप सूर्य नमस्कार हाँ, अगर आप देखेंगे तो बैक भी आ रही है, नीज भी आ रही हैं, हर जॉइंट आ रहा है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी शामिल है। आप देखिए योग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। अगर कई लोग बोलते हैं मैं योग करता हूँ, बहुत प्राउड फील करते हैं, अच्छी बात है। योग पता है क्या सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपके जितने जॉइंट्स के हेल्थ है ना बहुत अच्छे रहते हैं, मोबिलिटी बहुत अच्छी रहती है योग से। कई बार जिम वालों की सारी समस्या होती है, स्ट्रेचिंग करते स्टिफ हो जाती है बॉडी। वो स्टिफ क्यों हो जाती है। मैं भी जिम करता हूँ, कहीं से आपको स्टिफ लग रहा हूँ, मैं पूरी फुल स्प्लिट करता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी में फुल स्प्लिट करता हूँ अभी भी। दिक्कत क्या है ना कि जब आप आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी बनाते हो ना, तब सारी समस्या है। आप ऐसे तन के चलोगे, ऐसे हो जाओगे मास। अगर आप नेचुरल हो तो आप कितने मसल गेन कर लो, चाहे 17 इंच के डोले कर लो, कुछ नहीं होने सर, आप नॉर्मल रहोगे। क्योंकि नेचुरल है। हाँ, क्योंकि ये हर समय पंप नहीं रहेगा, उसमें आपका बीपी हर समय अप रहता है। आप उनको देखोगे ना, उनके मसल हमेशा ऐसे दिखेंगे टाइट हर समय। सर वैसे भी एग्रेसिव रहते हैं ऐसे। क्यों रहते हैं, रीजन क्या है पता है आपको? उनका बीपी हमेशा अप रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर मेडिकेशन होती है ना, वो बीपी हमेशा अप करके रखती है उनकी। जब खून जहाँ दौड़ेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, अग्रेशन रहेगा ना। आप अभी ज़्यादा हाई उसमें टेंशन में आ जाओ, तुरंत बीपी अप हो जाता है, आदमी सोचता है कि क्या करना है। अब एक और चीज़ मुझे बताओ कि आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग वो चल रहा है, मतलब हमारे इंडिया में तो कोई ना कोई प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं और वो चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, शिलाजीत का। शिलाजीत बड़ी बड़ी कंपनीज बेच रही हैं। शिलाजीत क्या एज इंडिविजुअल कोई भी ले सकता है, या कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, या लेनी है ना या नहीं लेनी है? देखिए, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं बात करूं, जो मेरी लिमिटेशन है, जितना मैंने पढ़ा है, इसकी पढ़ाई मैंने की नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं यूज करता हूं उसके बारे में बोल सकता हूं। शिलाजीत चाहे अश्वगंधा चाहे गोक्षुरा, ऐसा बोला जाता है अपने आयुर्वेद में कि भाई ये चीज़ें जो है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं, बूस्ट कर देते हैं और आपके मसल में आपके रिलैक्स करती हैं, मसल्स को गेन करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती हैं। तो जो मैं अगर रिजल्ट की बात करूं, तो जो आज की डेट में जो मेरी शिलाजीत में थोड़ा सा कंज्यूम करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं मार्केट का किसी प्रोडक्ट लेके नहीं। मेरे आप कह लीजिए कि अच्छी बात है कि मेरे एक मित्र हैं जो पहाड़ों से, जहाँ से ओरिजिनल सोर्स से ला के दिए, क्योंकि मार्केट का मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता है, क्योंकि मार्केट प्रोपेगेंडा में आप बोलते हैं ऐसा ऐसा है, लेकिन होता नहीं। कई बार जितना वो दावा करते हैं उतनी चीज़ें उसके अंदर होती नहीं है। तो उससे जो रिजल्ट मैं बताऊँ राज भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले शिलाजीत के कंटिन्यूस। उसमें क्या होता है कि अभी मैंने 10 दिन पहले अपने मेडिकल रिपोर्ट कराई थी। जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसमें पैरामीटर होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन इतना होना चाहिए। मेरे ख्याल से मिनिमम 128-30 कुछ दे रखा है, और ऊपर जो है 600 समथिंग 600 कुछ रहता है। और जो मेरा है अभी 681 है, पैरामीटर से थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं ये मानता हूँ कि काम करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता, शिलाजीत की वजह से है कि डाइट की वजह से, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना बॉडी में बढ़िया है।
और मुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन फॉर मेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ वही है, इट्स अ मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन इट्स अ मेल हार्मोन। वो केवल ऐसा नहीं बॉडी बिल्डिंग के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। नहीं, उसी से कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन से ही बहुत सारे हार्मोन्स और भी एक्टिवेटेड उससे ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे मेल हार्मोन ना। तो चीज़ें क्या होती हैं, टेस्टोस्टेरोन आपका अप रहेगा तो अच्छी चीज़ है। आप लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप नेचुरली भी बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जब आप कहते नहीं अच्छा चेस्ट प्रेस कर लो, अच्छा वेटेड स्क्वाट कर स्क्वाट मार लो। लो, स्क्वाट कर लो, तब भी टेस्टोस्टेरोन अच्छा निकलता है, अच्छी डेडलिफ्ट कर लो। तो मैं तो ये तीनों मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं इनको लगातार करता रहता हूँ। डेडलिफ्ट, देखिए एक्सरसाइज तो तीन ही है राज भाई। बेंच प्रेस। चेस्ट पे आप वजन लेके जो चेस्ट प्रेस करते हो, बेंच प्रेस बोल लो उसको, जी। एक वो, दूसरी डेडलिफ्ट, और तीसरी वेटेड स्क्वाट, वेट लगा के जो आप स्क्वाट मारते हो। जो मशीन से ऐसे, नहीं नहीं, आपने अपने यहाँ अच्छा पे वो रॉड पे ऐसे राड पे करके रख के नीचे जो, स्क्वाट करते हाँ हैं। जो स्क्वाट करते हो, वेटेड स्क्वाट। तो वो एक ही दिन अलग नहीं अलग नहीं, डेज में करते हैं? तीनों अलग अलग दिन आप करो ना। अच्छा। मसल्स ग्रोथ के लिए यही तीन एक्सरसाइज हैं, बाकी सब माया है। जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग, गुरुदेव लोग ज्ञान देते हैं ना, कई बार क्या होता है, इस पोजीशन में करो, उस पोजीशन में करो, मेजर फोकस बाइसेप्स पे रहता है। इस पोजीशन से करो, उस पोजीशन से करो, ऐसा करो वैसा करो बोलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, मान लो मैंने थोड़ी पोजीशन आगे पीछे कर दी, बस इतना हो कि मेरी इंजरी ना हो, एंगल मेरा खराब ना हो, मेरी इंजरी हो जाए, लेकिन अगर मान लो मेरे ये मसल पर असर नहीं पड़ेगा, दूसरी पे पड़ जाए, कोई मसल तो बनेगी। मैं ये बोलता हूँ कोई मसल तो बनेगी। अब जैसे अब एक वेट उठा रहे हैं, मेरे साथ भी यही होता है। मैं उनको ये कह रहा था, वो कहते हैं सर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। फिर मैं अपने मन में सोचता हूँ कि अगर ये शोल्डर पे आ रहा है तो मुझे शोल्डर की भी तो एक्सरसाइज करनी है। हाँ नहीं, वो राज भाई क्या था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो हमेशा क्या होता है कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा, सबकी एनाटॉमी अलग होती है। हो सकता है कि उनकी बॉडी की एनाटॉमी अलग हो, उनको यहाँ इम्पैक्ट आ रहा हो, आपको यहाँ आ रहा हो, उस पर कोई नहीं जाता। एनाटॉमी जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट है। समझ रहे हो कि नहीं? आपका जो पोजीशन है ऐसे कर दो, स्टिफ कर दो बॉडी, फिर बोलेंगे आप यहाँ पे आएगा नहीं, हो सकता है आपको यहाँ रिलैक्स महसूस हो रहा है। पोजीशन हमेशा वो लेनी चाहिए एक्सरसाइज करते थे जहाँ आप कंफर्टेबल हो। अब किसी को स्क्वाट करने में तो ज़्यादा पैर खोलना पड़ता है, किसी को कम खोलना पड़ता है, जहाँ आप कंफर्टेबल हो आप उस पोजीशन में रहो। ये सब फालतू की बातें हैं, ओवर द पीरियड आप समझ जाओगे। अब मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम एक केस बताता हूँ आपको, लगभग लास्ट वीक की बात है। एक हमारे मित्र हैं, उनके बेटे ने मेडिकल में एडमिशन ले लिया लास्ट ईयर, अच्छे परसेंटेज आई, फादर का अच्छा बिजनेस है, उनके बच्चे ने देहरादून में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन 2 महीने पढ़ने के बाद उसको ऐसे लगा कि भाई मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। जब 12th में पढ़ाई डिफरेंट होती है, जब हायर स्टडीज़ आप करते हो पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पे, तो उसका इतना फोकस नहीं बना। अब वो ऑन एंड ऑफ जा रहा है। अभी लास्ट वीक उनकी मेरे से बात हुई, तो ऐसे बच्चों के लिए अब वो बच्चा एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है और कह रहा है मैं करना नहीं चाह रहा। पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, पेरेंट्स की भी अपनी प्रॉब्लम है, बच्चे को ये डिप्रेशन हो रहा है कि मैंने फील्ड गलत चुन लिया। ऐसे बच्चों के लिए आप यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस केस को लेके? देखिए राजा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये केवल इंडिविजुअल एक केस की बात नहीं है, हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अब जो कहीं पढ़ना अपने कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपने वो 3 इडियट मूवी देखी थी ना, बच्चे का मन तो कुछ था, कर कुछ और फोटोग्राफी रहे करने थे, का मन था, कुछ और कर रहे फादर थे। ने इंजीनियरिंग में डाल दिया। तो मुद्दा क्या है ना, मुद्दा ये इतना छोटा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो हम फिर बोल रहे हैं जहाँ शुरू किए थे कि भाई हमारे शरीर के ना जो बॉडी दिख रही है एक पक्ष है, फिटनेस जो है ना अपने आप में मानसिक फिटनेस भी एक होती है जो दूसरा पक्ष है, जो हमें कॉइन का कभी दिखता नहीं, समझ नहीं आता है। तो जो मानसिक फिटनेस है ना, आज के समय में उस पर बात होनी चाहिए। आज आप मन में जितने भी आपके विचार आ रहे हैं, जो चीज़ें मन में चल रही हैं, उसमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम कई बार बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जबकि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं, ओवर थिंक कर रहे होते हैं, एक बलून बना रहे होते हैं, हम वो अपने विचारों के जाल बना रहे होते हैं। उस बलून में कुछ होता नहीं है, सच्चाई 10% होगी, लेकिन 90% एक हम ऐसी संरचना गढ़ लेते हैं। अब इस बच्चे से बैठ के बात करने की ज़रूरत है। बात करने की इन द सेंस कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि आप नहीं कर सकते हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि कई बार इमोशनली भी बच्चा होता है ना, आप मान लो कि अब वहाँ गए, घर से दूर गया हो, दोस्तों से दूर गया हो, उसके चक्कर में उसको लग रहा हो। अगर एक बार अच्छे से काउंसलिंग की जाए, अब जबकि इसका बहुत बड़ा अभाव है आज के समय में,
मानसिक समस्या कोई समस्या ही नहीं मानता, देखता ही नहीं है क्या दिक्कत है। अगर वास्तव में वो नहीं करना चाहता, फिर उसके पीछे रीजनिंग फाइंड आउट की जानी चाहिए कि भाई ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। तभी तो आप उसको सही सलाह दे पाएंगे ना, बेटा तुम्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैं बोलूंगा कि माँ बाप की अपनी लिमिटेशन है, पैसा जाएगा आ जाएगा, पैसा की दिक्कत नहीं है। आपका लौंडा चला गया, बच्चा चला गया तो वापस नहीं आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान की कीमत बहुत ज़्यादा है पैसे से। तो अब ये बच्चा अगर उस समस्या में ग्रस्त है तो इसकी प्रॉपर उनको बातचीत करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा दे देगा कि भाई आप लो, ऐसा करो, शांत रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर अपना कोई नियर डियर दोस्त यार बात करें, समझें, पोजीशन दें, थोड़ा सा बाहर घूमें, बहुत जल्दी हील कर जाएगा। मेरा मानना ये है। और हम सबको बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए मानसिक फिटनेस के ऊपर भी, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी। हम लोग सिर्फ शारीरिक फिटनेस की बात कर लेते हैं, लेकिन मानसिक फिटनेस अगर आपकी अच्छी है ना, तो शारीरिक फिटनेस उसी का रिफ्लेक्शन है। कई बार आप देखेंगे लोग बहुत कम एज होते हैं लेकिन बहुत बुजुर्ग दिखते हैं, बहुत बूढ़े दिखते हैं। कई बार लोग एज बहुत ज़्यादा होती है, यंग दिखते हैं। क्यों? उसके पीछे है कि जो उनकी मानसिक क्लैरिटी है ना, जो मानसिक सोच है ना, वो बहुत क्लियर है और उसका रिफ्लेक्शन उनकी बॉडी में दिखता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप मन से शांत हो, मन में क्लैरिटी है, तो आपके चेहरे पे दिखेगी, चेहरे पे तेज भी दिखेगा और आपकी शरीर जो है ना ऊर्जावान रहेगी, बीमारियां नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप मन में गुथे पड़े हो, हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, इरिटेटेड हो, दुखी हो, सामने वाले से पीड़ित हो, हर तरह की प्रॉब्लम है, आपका शरीर भी वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। डायबिटिक आपके इंतजार में है, मोटापा आपके इंतजार में है, डिप्रेशन आपके इंतजार, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि बस भाई तू मुझे मौका तो दे दे। अब ये बहुत सिंपल चीज़ है। आप बोल रहे थे ना अभी, मुंजाल साहब ने बोला कि भाई, मैं भी बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी जो है, कहते नहीं भाई क्लियर रहो चीज़ों में। बोलना बड़ा आसान होता है, वो क्लैरिटी को इम्बाइब करना, उस क्लैरिटी के साथ सोचना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, सब कुछ आप कर सकते हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ नरेंद्र जी, जो आज बच्चे 11th-12th में हैं और अपने जीवन के एक नए अध्याय को देख रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन करते हो? कि एक तो पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स का मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा नंबर्स पे फोकस रहता है कि इतनी परसेंटेज समाज में, भाई बहन के बच्चे की 90% आ रही है, वो आ रही है, तुम्हारे कज़न्स 80% ला रहे हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, या तुम नहीं कर रहे। तो उसमें आप पेरेंट्स के लिए सजेशन क्या देना चाहेंगे? और बच्चे जो मीडियोकर हैं वो अपनी लाइफ में एक उच्च स्थान पाने के लिए क्या करें? देखिए आजकल दो चीज़ें चलती हैं। समय सब कुछ है। समय बोलते हैं नहीं कि भाई आपने समय खर्च कर दिया तो आपने समय गंवा दिया तो सब कुछ गंवा दिया। जी। टाइम मैनेजमेंट की लोग बात करते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ माइंड मैनेजमेंट की। फिर से मैं वापस लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट ना कहीं उससे ऊपर की चीज़ है। तो जो बच्चे मीडियाकर जो आप बोल रहे हैं, उनके ऊपर मीडियाकर का ठप्पा लगाया गया है। वो मीडियाकर कुछ नहीं होता है। सब बच्चे एक्सीलेंट हैं, वो अलग अलग फील्ड में एक्सीलेंट हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप उसमें मीडियाकर हो सकते हैं क्योंकि आपकी कला अगर क्रिएटिव है तो हो सकता है आप फिल्म प्रोडक्शन में अच्छा कर लें, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे अच्छा कर लें। आप क्रिएटिव इंसान हैं, लेकिन आप उधर प्रयास करेंगे तो आप मीडियाकर हो जाएंगे। हर इंसान जैसे बोलते हैं नहीं, सब अपने अपने फील्ड को अगर पहचान लें, सही दिशा में जाएं तो सब एक्सीलेंट हो गए। और दूसरी चीज़, इसी को बोल रहा हूँ मैं माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट मतलब अपने मन को समझो पहले कि आप चाहते क्या हो, आपको क्या करना है, उसका मैनेजमेंट करो। आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, मान लो यूपीएससी करने वाला बच्चा होगा 10वीं 12वीं का, तब पता है मुझे ये 4 किताबें पढ़नी है या 10 किताबें पढ़नी है, तो उधर चलो ना, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करो। अभी से घंटे 2 घंटे अभी से लगाना शुरू करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो, धीरे धीरे ग्रो करते चले जाओगे। जब लास्ट ईयर 2 साल आए, 1.5 साल आए, ज़्यादा मेहनत करो, ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे जी। तो कहने का मतलब कि हम लोग क्या होता है कि हमेशा 8 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे कर लिया, सब कुछ टाइम में देख रहे होते हैं। मैं अभी भी मानता हूँ, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, रिलैक्स रहें। अब मन से जो है ना चीज़ों को मैनेज करिए। मतलब कोई फालतू का स्ट्रेस लेना नहीं है, मन में क्लैरिटी रखिए, अपने माइंड को मैनेज रखिए, भागे नहीं, फोकस में रहे, चीज़ें बढ़िया रहें, टाइम वाइम तो सब ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट सर। आपने हमें इतना सारा ज्ञान दे दिया और हर फील्ड के लिए, स्पेशली आपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से हमें बताया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को, आज पहली बार हमने देखा इतने फिट IRS ऑफिसर को। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो हमारे दिमाग में एक डिफरेंट वो बनी हुई है और सबने देखा भी है, आपने भी देखा, मैंने इतना फिट नहीं देखा। आप एम्बेसडर भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट नेक्स्ट फॉर IRS नरेंद्र यादव। अब आप नेक्स्ट क्या करना वाले हैं?
क्या कैंपेन छेड़ने वाले हैं और क्या फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं? मेरा मानना है कि ये देश हमारा है जी। और आज से अगर आप 20 साल बाद, जब हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं कि विकसित विकसित भारत। भारत हो, तो विकसित भारत जो है ना बीमार यूथ के कंधों पे नहीं हो सकता है। हम्म। कि हो सकता है, आप बताइए, नहीं हो नहीं, सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमें अपने युवाओं की रक्षा करनी है, हमें अपने युवाओं को बचाना है। मेरा मकसद जो है अभी भी एकदम यही है कि भाई अपना जो भी यूथ है उसकी फिटनेस को चुस्त दुरुस्त रखना है, उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकना है, जो स्टेरॉयड का तरीका है उधर जाने से रोकना है, न केवल शारीरिक तौर पे, उन्हें मानसिक तौर पे भी फिट करना है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जो अपनी कैंपेन है जो कर रहा हूँ इसको और बड़ा करें, आप जैसे और प्लेटफॉर्म पे जाके मैं अपनी बात को रख पाऊँ ताकि लोग इन्फॉर्म हो, एजुकेट हों, और आने वाले समय में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपने देश को विकसित बनाने में मैं कर सकूं, यही बस आशा है सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हमने जिनको सुना वो हैं IRS नरेंद्र यादव, और आपने देखा होगा कितने आसान शब्दों में इन्होंने हमें जीवन जीने के बहुत अच्छे मूल्य बताए और कैसे हम अपने जीवन को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया से कट सकता है। मैं जानता हूँ कि अगर आप ऐसे चेंज मेकर्स को देखकर, आपको इनकी बात सुनकर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लगा है, तो हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और पूरे आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अच्छी बातों को फैलाना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गुड सिटीज़न ऑफ आवर नेशन। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाइए और आप इनकी रील्स देखिए। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे चेंज मेकर्स आ रहे हैं, सभी से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और हम फ्री हार्ट सर्जरी का कैंपेन भी चला रहे हैं सर्वोदय हॉस्पिटल के साथ मिलकर, उसमें भी आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राज भाई, थैंक यू।